चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IS-16 दैट इज प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने IS-16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन कवर की थी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कवर किया था और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट के हवाले से बातें डिस्कस की थी। क्विक रिकैप करते कि लास्ट क्लास में जो बातें आपने डिस्कस की। सर सबसे पहले तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक टेंजिबल एसेट होगा। टेंजिबल एसेट यानी कि जिसकी फिजिकल सब्सटेंस हो, जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसमें दो कंडीशंस, दो क्राइटेरिया पूरे हो रहे होंगे। नंबर वन, उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। नंबर वन, उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। एंड नंबर टू, जिसको तीन में से किसी एक या एक से ज्यादा कामों के लिए रखा गया होगा, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या रेंटल टू अदर्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो एक टेंजिबल एसेट इट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। अगर मूवेबल एसेट है तो इसमें मोटर व्हीकल आ सकता है, प्लांट एंड मशीनरी आ सकता है, ऑफिस इक्विपमेंट आ सकता है, कंप्यूटर्स और इससे रिलेटेड चीजें आ सकती हैं, फर्नीचर्स आ सकते हैं। और अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसमें लैंड और बिल्डिंग आ रहा होगा। तो ये टेंजिबल एसेट होगा, बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी और जिसको तीन में से किसी एक पर्पस के लिए रखा जाएगा, आइदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आइदर फॉर रेंटल टू अदर्स और आइदर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो ये एसेट आपका प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कंसीडर किया जाएगा। एक एक्सेप्शन हमने ये कवर की थी, कि अगर एक लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्टिव से, इस नियत से रखी गई है कि उसको रेंट पे देकर रेंटल इनकम कमानी है, तो इस लैंड एंड बिल्डिंग को हम IS-16 में नहीं बल्कि IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तहत अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। किसी ने सवाल पूछा कि व्हाट अबाउट स्टोर्स एंड स्पेयर्स। सर स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है भाई? फॉर एग्जांपल कि मेरे कॉलेज में एक वक्त में 30 लैपटॉप की जरूरत है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मैंने 35 लैपटॉप्स लेके रखे हुए हैं ताकि अगर कभी ये 30 में से कोई एक आधा खराब हो जाएगा तो मेरे पास रेडिली दूसरा अवेलेबल हो। या फॉर एग्जांपल हम इन कैमरास में मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो IQ में टोटल 6 कैमरा है तो मैंने 6 मेमोरी कार्ड तो रखे हुए, लेकिन 2-3 मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा रखे हुए कि अगर कभी कोई मिसप्लेस हो जाए, खो जाए तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। तो ये चीजें हम अपने अकाउंट्स में, ये चीजें हम अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एज अ स्टोर्स एंड स्पेयर्स। और जिस वक्त इन चीज को इस्तेमाल करने लगते हैं, जिस वक्त इन चीज को यूज में लेकर आते हैं, तब उसे हम स्टोर्स एंड स्पेयर्स से निकालकर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में लेकर आ रहे होंगे। जब तक वो हमने अपने स्टोर्स में रखे हुए यूज नहीं कर रहे तब तक वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स है। जब हम उसे यूज करके अपने काम में लेकर आ रहे होंगे तब हम उसे IS-16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में लेकर आ जाएंगे और फिर अकॉर्डिंगली उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह देख रहे होंगे। इसके बाद हमने IS-16 का इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखा कि हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को किस वक्त अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को किस वक्त अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। सर दो क्राइटेरिया से, दो कंडीशंस थी, दोनों का पूरा होना जरूरी है तो जाके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करोगे। नंबर वन, it is probable that future economic benefit associated with the asset will flow towards the entity। इस बात का प्रोबेबल होना कि एसेट के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो कंपनी हासिल कर सकेगी। इसको स्टैंडर्ड आसान अल्फाज में कहता है कि जब आपके पास किसी एसेट का कंट्रोल आ जाए, इट्स मीन नाउ इट इज प्रोबेबल दैट यू कैन रियलाइज द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द एसेट। एंड दूसरा क्राइटेरिया, the cost is reliably measurable। and दूसरा क्राइटेरिया, the cost is reliably measurable। अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होती है तो फिर हम उस एसेट को एज अ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी कि बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट तो जनरेट करते हैं लेकिन उनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल गुडविल, एक बिजनेस की जो गुडविल है वो उस बिजनेस का एसेट है लेकिन उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं होती तो हम उसको एज अ एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसी तरह मैंने एक ऐसी भी एग्जांपल दी थी कि जहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट, जहां पे कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल ना हो, यानी कि उस पर आपका कंट्रोल ना हो। इसकी एग्जांपल क्या थी? स्टाफ ट्रेनिंग।
स्टाफ ट्रेनिंग, अगर मैं अपने किसी स्टाफ की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता हूं तो ट्रेनिंग की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, लेकिन उस स्टाफ को मैं एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो यहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है, तो हम इस एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। बताने का मकसद यह है कि ये दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द एसेट्स आर प्रोबेबल एंड द कॉस्ट इज रिलायबली मेजरेबल, तो हम अपने बुक्स में अपने एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। फिर सवाल क्रिएट होता है कि जब हम प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट को सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट को सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, तो इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन किस वैल्यू पे होगी, इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज किस अमाउंट पे किया जाएगा, तो सर इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है कॉस्ट पे, इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है कॉस्ट पे, और कॉस्ट के 3 मेजर एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, एंड नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस का मतलब है कि वो प्राइस जो आपने एक एसेट को बाय करने के लिए पे की, वो प्राइस जो आपने एक एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पे की। इसमें ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज परचेज प्राइस का पार्ट बन रहा होगा। परचेज प्राइस के कंपोनेंट में आपने ट्रेड डिस्काउंट और रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को कैपिटलाइज नहीं करना, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को कैपिटलाइज करना है। दूसरा मेजर एलिमेंट था हमारे पास डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब है हर वो नेसेसरी कॉस्ट जो एक एसेट को डिजायर्ड लोकेशन, डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि उसे मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आ रहा होगा, इसमें साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें टेस्टिंग कॉस्ट आ रही होगी, इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें परचेज रिलेटेड लीगल और प्रोफेशनल चार्जेस आ रहे होंगे। टेस्टिंग कॉस्ट में जो सारा खर्चा आएगा वो सारा खर्चा कैपिटलाइज होगा, लेकिन अगर टेस्टिंग के फेज में कुछ यूनिट्स बन जाते हैं तो उनकी जो स्क्रैप वैल्यू है, एनआरवी वैल्यू है, आप अपनी कॉस्ट से रिड्यूस कर रहे होंगे। और तीसरा एलिमेंट था डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तीसरा एलिमेंट था डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अगर एक एसेट की इंस्टॉलेशन की वजह से, अगर एक एसेट की इंस्टॉलेशन की वजह से आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाए, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाए कि आपने फ्यूचर में इस एसेट को डिसमेंटल करना है, आपने फ्यूचर में इस एसेट को डिसमेंटल करके उस जगह को रिस्टोर करना है, तो फ्यूचर डिसमेंटलिंग, फ्यूचर रिस्टोरेशन में जितना भी खर्चा होगा उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनकर कैपिटलाइज हो रही होगी। एक तरफ जो तुम एसेट को कैपिटलाइज करोगे, जो परचेज प्राइस पे करोगे वो इमीडिएटली कैश आउटफ्लो हो रहा होगा। एक तरफ जब तुम एसेट को कैपिटलाइज करोगे, जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट होगी वो इमीडिएट कैश आउटफ्लो हो रहा होगा। लेकिन एसेट की इनिशियल कैपिटलाइजेशन पे जो डिसमेंटलिंग की लायबिलिटी या डिसमेंटलिंग का प्रोविजन क्रिएट हो रहा होगा, ये तुम्हारा इमीडिएट आउटफ्लो नहीं है, ये फ्यूचर में खर्चा होना है। तो आज डे 1 पे हम अपने पास एक प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपका एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपका एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होगा, और आपका जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है इसे वक्त के साथ साथ आप अनवाइंड करके ग्रो करते जाओगे, और जब ग्रो करते करते वो अपनी फ्यूल वैल्यू पे आ जाएगा, एसेट की डिसमेंटलिंग पे खर्चा होगा, तो प्रोविजन डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट हो रहा होगा। याद है ये बात हमें? तो सवाल पूछ रहे थे आप सर, अगर हमारे सर पे डिसमेंटलिंग की ऑब्लिगेशन ना हो, व्हाट इफ कि हम कोई एसेट इंस्टॉल करें, व्हाट इफ कि हम कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करें, लेकिन हमारे ऊपर इसकी डिसमेंटलिंग की ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आपके ऊपर इसकी डिसमेंटलिंग की ऑब्लिगेशन नहीं है तो आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनाओगे। अगर मैं एक एसेट खरीदता हूं, अगर मैं एक एसेट इंस्टॉल करता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इसको हटाना भी है, तो फिर मैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। तो सर फिर जब फ्यूचर में हटाओगे तब क्या करोगे? सर जब फ्यूचर में हटाऊंगा, जब फ्यूचर में खर्चा करूंगा, तो फिर वो फ्यूचर में ही एक्सपेंस आउट कर रहा होगा, उसे मैं एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा, रीजन बीइंग कि मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन हम लोग तो ये जीरो पे ना एक्सपेक्टेड निकाल लेते हैं कि जैसे कि हमने 2 लाख रुपए निकाल लिए थे, तो हम लोग आपने जो रेट को हम लोग कहेंगे आपकी जो कॉस्ट निकल रही होगी इन्वेस्टमेंट की, तो हम लोग प्रीवियस जैसे कहेंगे कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एक चीज सुनिएगा,
एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके FER 1 के कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे कनेक्टेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिंक्ड होते हैं, इवन IAS 16 में भी लिंक्ड हो रहे हैं, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 37, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ FER 1 कोर्स, दिस विल बी कवर्ड इन FER 2 लेवल। IAS 37 के स्टैंडर्ड में 3 एजेंडा आइटम्स हैं, प्रोविजंस, कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल प्रोविजंस की। स्टैंडर्ड ये कहता है कि किसी भी चीज का आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करना है, जब 3 कंडीशंस पूरी हो। नंबर 1, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन as a result of past event, Number 2, outflow of economic resources is probable, and ये तीनों कंडीशंस एक साथ पूरी होनी चाहिए, and amount of outflow is reasonably measurable। IAS 37 का स्टैंडर्ड हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बात डिस्कस करना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि FER 1 में आपको ये बार बार तंग करेगा। IAS 37 ये कहता है कि आपने अपने अकाउंट्स में, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजंस रिकॉर्ड करने हैं जब ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हो। नंबर 1, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, किसी पास्ट इवेंट के नतीजे में आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल है, एंड वो जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना है उसका अमाउंट रीजनेबली एस्टिमेट किया जा सके, रीजनेबली मेजरेबल हो। जब ये तीनों बातें पूरी होंगी तो आपने अपने अकाउंट्स में IAS 37 के हिसाब से प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। अब ये जो मैं तुम्हें IAS 16 कवर करवा रहा हूं, मैंने बताया कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट करनी है कॉस्ट पे, और कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो ये जो मैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये IAS 37 और IAS 16 के साथ मिला जुला के रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्यों? जब हमने एक एसेट इंस्टॉल किया इस प्रॉमिस पे, इस ऑब्लिगेशन पे कि हम फ्यूचर में इस एसेट को डिसमेंटल करेंगे, तो एसेट की इंस्टॉलेशन इज द पास्ट इवेंट जिसने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की कि मुझे इसको डिसमेंटल करना है। जब मैंने एक एसेट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी कि अगर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाता हूं तो मुझे गवर्नमेंट के साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं इसको फ्यूचर में डिसमेंटल करूंगा। तो एसेट की इंस्टॉलेशन इज द पास्ट इवेंट जिसकी वजह से मेरी गवर्नमेंट की तरफ एक जिम्मेदारी हुई कि मुझे इसको डिसमेंटल करना है। जब इसको डिसमेंटल करूंगा तो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि खर्चा भी होगा, और उस खर्चे का अमाउंट भी हमने एस्टिमेट कर लिया था 2 लाख रुपए। तो जब ये तीनों बातें पूरी होती हैं तो जाके आप IAS 16 के तहत एसेट की कॉस्ट और दूसरी तरफ IAS 37 के तहत प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो। और अगर मैं तुम्हें इसे आसान में समझाऊं ना, तो आसान मानों में इसका मतलब है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। वो सारी कॉस्ट जो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, वो सारी कॉस्ट जो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, उन सारी कॉस्ट का प्रोविजन बनाएंगे। वो सारी कॉस्ट जो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, उन सब का प्रोविजन बनेगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी का ईयर एंड है 1 जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 18। 1 जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 18, और हम एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर 18 पे एक लॉ पास होता है, गवर्नमेंट एक लॉ पास कर देती है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि इस लॉ के तहत आपने अपने वर्कर्स के लिए वॉशरूम्स बनाने हैं,
आपने अपने वर्कर्स के लिए वॉशरूम्स बनाने हैं और इसकी डेडलाइन दे दी बाय 30 जून 2019। मेरा ईयर एंड है 1 जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 18। 1 दिसंबर 18 यानी कि साल खत्म होने से एक दिन पहले गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया। गवर्नमेंट ने लॉ के तहत हम सब पे पाबंदी लगा दी कि आपने अगर अपना बिजनेस कंडक्ट करना है ना तो आपने अपने वर्कर्स के लिए वॉशरूम बनाने हैं। और डेडलाइन क्या थी कि वॉशरूम 30 जून 2019 से पहले पहले बन जाने चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपए पर मंथ ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आपने 30 जून 2019 तक वॉशरूम्स नहीं बनाए तो फिर जितना लेट करोगे हर महीने लाख लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, हर महीने लाख लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये लॉ पास हुआ, मैंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और मैंने पूछा कि यार जरा मुझे एस्टिमेट करके बताओ कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वॉशरूम, अगर मैं वर्कर के लिए वॉशरूम बनाऊं तो मेरा कितना खर्चा होगा। तो उसने कहा सर 5 लाख रुपए का खर्चा होगा, वर्कर्स के लिए वॉशरूम बन जाएंगे। 1 जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 18 इज माय ईयर एंड। 1 दिसंबर 18 पे लॉ पास हुआ कि वर्कर के लिए वॉशरूम बनाने हैं बाय 30 जून 2019, और अगर नहीं बना सके तो फिर जितना लेट करोगे हर महीने की लाख लाख रुपए की पेनल्टी है। मैंने इंजीनियर से पूछा कि यार वॉशरूम बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो उसने कहा कि सर 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब अगर ये डेफिनेशन आपके सामने है तो मुझे बताएं 31 दिसंबर वाले ईयर एंड में मुझे कितना प्रोविजन बनाना चाहिए। 31 दिसंबर 2018 के साल में जब ये लॉ पास हो चुका है तो मुझे अपने अकाउंट्स में कितनी अमाउंट का प्रोविजन बनाना चाहिए। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कितना? सर हम अपने पास प्रोविजन बनाएंगे 0। क्यों? क्योंकि आसान अल्फाजों में मैं समझा रहा हूं कि आपने हर फ्यूचर अनअवॉइडेबल कॉस्ट का प्रोविजन बनाना है। अगर एक कॉस्ट अवॉइड हो सकती है किसी भी रीजन से, फिर आप उसका प्रोविजन नहीं बनाओगे। सर आप ये 5 लाख की कॉस्ट कैसे अवॉइड करोगे? सर मैं फैक्ट्री बंद कर दूं, ईयर एंड के बाद, तो फिर मुझे वॉशरूम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अभी और समझ आएगा। सर यहां लॉ पास हुआ था, ईयर एंड आ गया था, 30 जून 19 तक वॉशरूम बनाने थे। सर 1 साल और गुजार दिया, वर्कर्स को वॉशरूम नहीं जाने दिया हमने, और 31 दिसंबर 2019 आ गया और हमने कोई वॉशरूम नहीं बनाए। 31 दिसंबर 2019 में कोई मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए? अगर हाँ तो कितना? ये जो डेडलाइन थी ना 30 जून 19 की, ये गुजर गई, 31 दिसंबर 2019 आ गया। अब मैं कितना प्रोविजन बनाऊंगा? 11 लाख, 5 लाख का खर्चा, 6 लाख की पेनल्टी। या तो 11 लाख या 6 लाख या 5 लाख या कुछ भी नहीं। सर मैं 31 दिसंबर 2019 में प्रोविजन बनाऊंगा 6 लाख का। दिस इज बेसिकली प्रोविजन फॉर पेनल्टी, क्योंकि 6 महीने मैंने लॉ की नॉन कंप्लायंस कर दी, 6 महीने मैंने लॉ की नॉन कंप्लायंस कर दी, अब मुझे ये पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी मैं चाहूं तो वॉशरूम ना बनाऊं, फैक्ट्री बंद कर दूं। अगर मैं 31 दिसंबर 19 तक खींच देता हूं और वॉशरूम नहीं बनाता तो भी मैं इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूं, मैं फैक्ट्री बंद कर दूं। लेकिन अगर मैं फैक्ट्री बंद भी कर दूं ना तो भी मुझे पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। तो whenever there is a unavoidable future cost, के कॉस्ट जिसको आप फ्यूचर में अवॉइड नहीं कर सकते, आपने उसका प्रोविजन बनाना है। ये बड़ी आसान सी बात की है मैंने। स्टैंडर्ड इसको कैसे कहता है? when you have a present obligation as a result of past event, your outflow of resources probable and that amount of outflow can be reasonably measurable, तो आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। अब आपके सबके जहन में आ रहा होगा तो फिर हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डिसमेंटलिंग का प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि तुम उसको यूज ना भी करो तो भी तुम्हें उसे डिसमेंटल तो करना पड़ेगा। तुम अपना बिजनेस बंद भी कर दो तो भी तुम्हें उसको डिसमेंटल तो करना पड़ेगा। तुम उस कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते,
तुम उस कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, तो तुम्हें उसका प्रोविजन बनाना है। सवाल स्टार्ट हुआ था कि सर व्हाट इफ की एक एसेट की डिसमेंटलिंग पे खर्चा तो होना है, एक एसेट की डिसमेंटलिंग पे खर्चा तो होना है, लेकिन मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो क्या उसका प्रोविजन बनना चाहिए? एक एसेट की डिसमेंटलिंग पे खर्चा तो होना है, लेकिन मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो क्या इसका प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर डिसमेंटल करना आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो तो आपकी मर्जी है ना कि आप वो खर्चा करो या ना करो, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन भी नहीं बना रहे होंगे। अच्छा सर, अकाउंट्स में हम जितने भी एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कुछ एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस तो ऐसे हैं जो फैक्ट है, सर्टेन है। फॉर एग्जाम्पल कि आज की तारीख में आईक्यू के कैश वॉल्ट में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो ये 2 लाख रुपए का हार्ड कैश एक फैक्ट है। आज की तारीख में आईक्यू के बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो आईक्यू के बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए एक फैक्ट है। लेकिन आज की तारीख में FAR1 के रिसीवर्स आ रहे हैं 8 लाख रुपए के, ये एक अंदाजा है कि मैं 8 लाख रिकवर कर लूंगा आप लोगों से, जरूरी तो नहीं है कि मैं रिकवर कर सकूं, इसमें बेड डेट भी होंगे। तो अकाउंट्स में बताना ही चाह रहा हूं कि अकाउंट्स में कुछ चीजें तो ऐसी रिकॉर्ड होती है जो कि सर्टेन है। भाई अगर ये एसेट रिकॉर्ड है मेरी बुक्स में, तो ये एक फैक्ट है कि मेरा एसेट एग्जिस्ट करता है। लेकिन बहुत सारी चीजें अकाउंट्स में ऐसी भी रिकॉर्ड होती है जो कि फैक्ट नहीं है, एक एस्टिमेट है। एंड जब बात करता हूं एस्टिमेट की, जब बात करता हूं अंदाजे की, तो यस ऐसा हो सकता है कि एस्टिमेट में आने वाले वक्तों में चेंज आ जाए। आज कुछ सोच रहा था, आगे जाके कुछ हो जाए। आज मैं 8 लाख रुपए का रिसीवेबल बना के बैठा हूं, हो सकता है आने वाले वक्तों में 6 लाख रिकवर हो सकता है 6.5 लाख रिकवर हो सकता है 8 लाख रिकवर हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हमारे अकाउंट्स में ऐसी होती है जो कि सर्टेन नहीं होती, एस्टिमेट पे बेस करती है। और जब कोई चीज एस्टिमेट पे बेस करती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एस्टिमेट में चेंज भी आ सकता है। भाई अगर मैंने ऐसे एसी लगाया और मैं इसको 3 साल तक डेप्रिशिएट कर रहा हूं, तो 3 साल मेरा एस्टिमेट है ना कि ये 3 साल चलेगा। हो सकता है 2 साल बाद फारिग हो जाए, हो सकता है 5 साल चल जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। या मैंने इसको डेप्रिशिएट करते वक्त रेजिडेंट वैल्यू ली 20,000 रुपए कि यार जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी ना तो ये 20,000 रुपए की रेजिडेंट वैल्यू पे बिक सकता है। ये मेरा एस्टिमेट है, हो सकता है 30,000 का बिक जाए, हो सकता है 15,000 का बिक रहा हो। तो जब भी अकाउंट्स में एस्टिमेट होंगे तो रियलिटी बनते बनते वो एस्टिमेट में चेंज आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। लेकिन इसकी अकाउंटिंग में आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये आपके FAR1 के ही कोर्स का पार्ट है। आप FAR1 में एक स्टैंडर्ड मेरे साथ कवर करेंगे IS 8, जिसका टाइटल है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आता है तो उसको हमने किस तरह से मैनेज करना होगा। प्रोबेबल की परसेंटेज स्टैंडर्ड में डिफाइन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रोबेबल का मतलब होता है 50% और मोर। सर किसी ने कहा कि सर मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि खर्चा 5 लाख की जगह, डिसमेंटलिंग का खर्चा 5 लाख की जगह 7 लाख हो जाता है, तो फिर ये 2 लाख के जो एडिशनल खर्चा है इसको आप आखिरी दिन तो एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे साल आप इतने सारे सालों तक इकोनॉमिक बेनिफिट लिया है। तो ऑब्वियसली ये जब मैं चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट पढ़ाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा। लेकिन चले आपने सवाल पूछा तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले साल का आखिर आया, आपको लगता है कि यार प्रोविजन पे 5 लाख नहीं 7 लाख का खर्चा होना था, तो फिर आप प्रोविजन को रीमेजर कर दोगे। पहले साल नहीं चेंज होता, दूसरे साल आपको लगता है नहीं यार 5 लाख नहीं 7 लाख का खर्चा होगा, दूसरे साल रीमेजर कर दोगे। दूसरे साल नहीं, आखिरी साल आगे पता चलता है कि 5 लाख नहीं 7 लाख का खर्चा हुआ, तब ऑब्वियसली आप उसको चेंज नहीं करोगे, सारा 2 लाख का एक्सपेंस उसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात बाद में पता चली ना। जब एसेट को हम आखिरी दिन पे बेच रहे हैं
तो उस कॉस्ट से भी आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे जरूर कर सकते हो, लेकिन वो अमाउंट जो आखिर में एसेट को बेचकर आना है वो आप डेप्रिशिएट भी नहीं कर रहे होते। आप एसेट को डेप्रिशिएट कैसे करते हो? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो डेप्रिशिएट होते होते एसेट की वो वैल्यू तो वैसे ही रह जाती है जो आपने बेच के हासिल करनी है, तो वो उस पोर्शन से नॉक ऑफ हो रही होती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट से एडजस्ट नहीं हो रही होती। कि पे करना ही करना है। यस, इसको फिर हम प्रोविजन नहीं कहेंगे, इसको हम एक तरह से लायबिलिटी कह रहे होंगे। बेसिकली 3-4 टर्म्स हैं, एक है लायबिलिटी, एक है एक्रूअल्स, एक है प्रोविजंस। तीनों में थोड़ा बहुत फर्क ही होता है कि लायबिलिटी इज द आउटफ्लो ऑफ सर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट, किस दिन पे करना है, क्या अमाउंट पे करना है, तो फिर लायबिलिटी है। जहां पे टाइमिंग और आउटफ्लो अमाउंट अनसर्टेन हो कि यार कभी भी नोटिस आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से और इतना पे करना पड़ सकता है, तो फिर वहां पे हम लायबिलिटी नहीं एस्टिमेट। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर ये 6 लाख कंफर्म्ड है कि 6 लाख ही पे करना है, तो फिर इसको प्रोविजन नहीं बल्कि लायबिलिटी फॉर पेनल्टी कह रहे होंगे। क्या ये बातें समझ आ रही है? इसे कॉपी करो लाजमी, सारी बातें जो बोर्ड पे लिखी है। सर अपने पास इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वाली स्लाइड पर आए। अपने पास इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वाली स्लाइड पर आए। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट होगी कॉस्ट में। कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स थे, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस में हमने लिखा है परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में हमने लिखा है एनी कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द एसेट to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. For example, employee cost arising from the installation or construction of the asset, cost of site preparation, delivery cost, installation and assembly cost, testing cost to assess whether the asset is functioning properly, net of sale proceed of item produced during the testing phase, professional fees directly attributable to the purchase. और तीसरा है dismantling cost, initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. अगले पेज पे अगर तुम आओ तो एक हेडिंग आ रही है हमारे पास नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, कि ये चीजें आपको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करनी। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी। नंबर 2, cost of introducing a new product or service including cost of advertisement and promotional activities. Number 3, cost of conducting business in a new location or with a new class of customers including cost of staff training. And number 4, administrative and general other overheads. कह रहे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनको आपने एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करना। भाई फॉर एग्जांपल हमने आईक्यू का कैंपस बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाखों रुपए लगा दिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स, लैपटॉप, कैमरा, ये सारी चीजें परचेज की, इसका रंग रोगन वगैरह करवाया और इस पे 1-1.5 करोड़ रुपए लगा दिया। अब हमने प्रमोशन के लिए जिस वक्त आईक्यू यहाँ पे लॉन्च किया तो एक कुरान खानी करवाई और बिरयानी की कुछ देख मंगवा ली, तो ये प्रमोशन और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, ये इस आईक्यू की बिल्डिंग की वैल्यू में कैपिटलाइज नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल कि मैंने आईक्यू की एक ब्रांच ऑफिस नॉर्थ नाजमाबाद में भी ओपन कर ली, अब मैं डेली अपने एडमिन के बंदे को यहां से नॉर्थ नाजमाबाद के ब्रांच ऑफिस में भेजता हूं क्लासेस कंडक्ट करने के लिए और इसको आने जाने के लिए कन्वेंस के पैसे देता हूं। तो ये जो मैं इसको कन्वेंस के पैसे दे रहा हूं ये कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस है, इससे मैं अपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। जनरल जो एडमिन और अलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस वगैरह होंगे ये सारी चीजें आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट, यानी इन शॉर्ट आपने समझना है कि सारे एंसिलरी खर्चे जो कि जरूरी नहीं थे, जिसमें मार्केटिंग का खर्चा हो गया, स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा हो गया, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस आ गया, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स वगैरह आ गए, इन चीजों को आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमने आईक्यू के लिए जनरेटर खरीदा 10 लाख रुपए का, इलेक्ट्रिशियन को बुला के इसकी वायरिंग वगैरह करवाई, लेकिन एक बंदे को ट्रेनिंग भी दिलवाई कि जनरेटर को ऑपरेट कैसे करते हैं। मैंने अपने एडमिन के एक बंदे को ट्रेनिंग भी दिलवाई कि यार ये जनरेटर को ऑन ऑफ करना कैसे है, जब लाइट जाए तो क्या इसका एसओपी होगा। तो उसकी जो ट्रेनिंग में खर्चा हो रहा है ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एसेट है, इसको हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। क्या ये बातें समझ आती है हमें?
आपके पास I-16 के दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट शेयर हुए हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ICAP स्टडी टेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहा है और उसके बाद एक और आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2। इसके जरा क्वेश्चन नंबर 1 पर आए। एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। रीड करता हूं और अब इसे सॉल्व करता है। ट्रैवलिंग 3 बैरी लिमिटेड के नाम से। आपके पास I-16 के जो सवाल जवाब है उसमें 3 तरह के सवाल है। एक बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपकी स्टडी टेक्स्ट के हैं, उसके बाद कुछ एडवांस लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और उसके बाद ICAP के पास पेपर्स हैं। तो आपने सेकंड हैंडआउट पे आना है। मिल गया सबको? प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 आ रहा होगा। मिल गया? इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ। द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड बाय ट्रैवलिंग 3 बैरी लिमिटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री प्लांट इन 2000X1। भैया मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है क्योंकि आपने खुद सॉल्व करना है। ये नंबर होगा कोई 7वां 8वां 33। The following costs were incurred by Traveling 3 Berry Limited during the construction of a new factory plant in 2000X1. Point number 1. Raw material of 4 lakh was purchased from external supplier. 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा। And 2 lakh was purchased from internal division. और 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल अपने ही किसी और इंटरनल डिपार्टमेंट से खरीदा। At a 25% markup on cost. कहते हैं बाहर से तुमने 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और अपनी ही किसी और डिपार्टमेंट से तुमने 2 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा है। ये 2 लाख रुपए का अमाउंट 25% मार्कअप पर है, यानी तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें ये जो मटेरियल बेचा है ये 25% मार्कअप पे दिया है। पॉइंट नंबर 2, लेबर कॉस्ट 5 लाख पेमेंट वर मेड टू द लेबर। 5 लाख रुपए की पेमेंट तो हमने लेबर को की है। After deducting 3 lakh in respect of employee contribution to the provident fund and medical aid, and after deduction of employee tax of rupees 2 lakh, TIP Limited contributes an equivalent amount to the fund as due the employees. अब हमें इस लेवल पे मालूम नहीं है कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट डिटेल में आप मेरे साथ टैक्स के कोर्स में सैलरी हेड की टैक्सेशन में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोविडेंट फंड। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि जब आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी लिस्टेड कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो वो एम्प्लॉयर जब तक आप जॉब कर रहे हो आपको मंथली सैलरी वगैरह तो दे रहा होता है, लेकिन साथ साथ आपकी एक रिटायरमेंट की तैयारी भी करता है कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो रिटायरमेंट के बाद आपका खर्चा किस तरह से चलाएगा। तो उसके लिए वो बनाता है प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड में होता क्या है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी एग्री हुई होती है ना, उस सैलरी से एक अमाउंट रोक कर उस फंड में जाता है और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से उस फंड में जमा कराता है। फॉर एग्जांपल मैं KPMG में था तो मेरी 2 लाख रुपए की सैलरी थी, लेकिन मुझे 1,80,000 रुपए मिलते थे और 20,000 रुपए मेरी ही सैलरी से रोक कर एक गले में चले जाते थे। उस गले का नाम था प्रोविडेंट फंड। और मेरा एम्प्लॉयर KPMG 20,000 रुपए उस गले में अपनी जेब से जमा कराता था। तो एक महीने में उस गले में कितने जमा हो जाते थे? 40,000। फिर जैसे जैसे वो गल्ला वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और जब मैं रिटायर या टर्मिनेट हो गया तो वो मुझे गले के सारे पैसे मिल गई। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे कि मिले नहीं इतने कि वो आंखें बना रहे 2 लाख रुपए। अब तुम एक एम्प्लॉयर हो, तुम KPMG हो, तो तुम्हें मुर्तजा कायद कितने का पड़ रहा है? 1,80 का, 2 लाख का या 2,20 का? 2,20 का। यानी मुर्तजा कायद को तुमने 80,000 दिए, मुर्तजा कायद की सैलरी से 20 लाख रुपए गले में जमा करवाए और अपनी जेब से गले में 20,000 रुपए जमा कराए, तो टोटल तुम्हें वो एम्प्लॉय कितने का पड़ा? 2,20,000 रुपए का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 लाख रुपए तो हमने एम्प्लॉय को दिए, 3 लाख रुपए का अमाउंट उसकी सैलरी से डिडक्ट करके प्रोविडेंट फंड में जमा कराया और 3 लाख का अमाउंट अपनी जेब से भी प्रोविडेंट फंड में जमा कराया। 5 lakh payment were made to the labor after deducting 3 lakh in respect of employee contribution to the provident fund। और लास्ट में लिखा है कंपनी contributes an amount equivalent to the fund as to the employee। फिर एक और बात यहां लिखी है after deduction of employee tax of 2 lakh। ये क्या है सर? जब इनकम टैक्स, मैंने आपको ये बात टैक्स में मल्टीपल टाइम्स बताई है कि जब हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं तो उसकी सैलरी में से कुछ टैक्स का अमाउंट भी होता है जो हमें रोक कर SBR को पे करना पड़ता है। तो अब यहां देखो, इसको लेबर कितने का पड़ा है?
5 लाख रुपए लेबर को कैश दिया, 3 लाख रुपए लेबर की सैलरी से प्रोविडेंट फंड के गले में जमा कराया, 3 लाख रुपए अपनी जेब से प्रोविडेंट फंड के गले में जमा कराया, और 2 लाख रुपए का टैक्स एम्प्लॉय के ब्याह पे एसबीआर को जमा कराया। तो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हो गई? 13 लाख रुपए। तो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हो गई? 13 लाख रुपए। पॉइंट नंबर 3, a special platform has to be created for the factory plant. This platform was constructed by subcontractor at a cost of 7.5 लाख. It has a useful life of 10 years and a residual value of 50,000. इस फैक्ट्री को बनाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ा, जिसको हमने आउटसोर्स कर दिया, किसी और से बनवाया। 7.5 लाख का खर्चा हुआ है, 10 साल की लाइफ है, और 10 साल के बाद इस प्लेटफॉर्म की रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 50,000 रुपए। पॉइंट नंबर 4, सेफ्टी इंस्पेक्शन। A safety inspection is required before production could begin. The first inspection was performed on 1st June 2001 at a cost of 6 lakh. Inspection will be necessary for the continued operation of the plant every 3 years. हमने प्लांट बनाने के बाद उसकी एक सेफ्टी इंस्पेक्शन करवाई 6 लाख रुपए की। ये जरूरी था उस प्लांट को ऑपरेट करने के लिए, और ये हर 3 साल के बाद हमें 6 लाख रुपए की इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। पहला सवाल, आज जो मैं इंस्पेक्शन पे 6 लाख का खर्चा कर रहा हूं, क्या ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? यस, बिकॉज इट इज अ डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। ये खर्चा करना जरूरी है ताकि उस प्लांट को इस्तेमाल किया जा सके। अब आगे जाके इस सवाल में दिया हुआ है कि इस प्लांट की लाइफ है 20 साल, और ये इंस्पेक्शन हर 3-3 साल बाद करानी है। तो आज जो इंस्पेक्शन पे खर्चा कर रहा हूं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हर 3-3 साल के बाद 6-6 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, क्या वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा आज? क्यों? आज 3 लाख रुपए दिए, ये कैपिटलाइज होंगे क्योंकि डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है, लेकिन हर 3-3 साल के बाद 6-6 लाख रुपए देने, क्या वो आज एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? सर, जो फ्यूचर में 6-6 लाख का खर्चा करोगे वो आज एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो अवॉइडेबल कॉस्ट है ना। तुम 3 महीने बाद 3 साल बाद फैक्ट्री बंद कर दो, तुम हर वो कॉस्ट जो कि अवॉइड कर सकते हो उसको कभी भी अपने पास ऐसा लायबिलिटी एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करो। फिर कहता है अ लॉन्च पार्टी, अ पार्टी टू सेलिब्रेट द ओपनिंग ऑफ द फैक्ट्री वाज हेल्ड ऑन 5 जून 2001 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपए। हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई अपनी फैक्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी पे, 1 लाख रुपए का खर्चा वहां कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, damages. An engine failed on 29 December 2001 and had to be replaced. The cost of the original engine was 1 lakh considered to be material. The original engine was scrapped. A replacement was purchased and fitted on 30 December 2001 at a cost of 1,10,000. Due to unexpected failure, the engine is now depreciated over a useful life of 2 years. अच्छा, ये एडजस्टमेंट सवाल को सॉल्व करते वक्त मैं फिलहाल इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन चूंकि एडजस्टमेंट आ गई तो मैं आपको समझा देता हूं। कह रहा हमने पहले तो एक प्लांट बना लिया, 29 दिसंबर को उस प्लांट में से एक इंजन खराब हो गया, और वो जो इंजन खराब हुआ ना उसकी कॉस्ट थी 1 लाख। जब वो इंजन खराब हुआ तो हमने उस इंजन को उखाड़ा, नया इंजन लगाया, नया इंजन आया 1,10,000 का, और चूंकि 6 महीने में इंजन खराब हो गया तो अब जो हमने नया इंजन लगाया है हम उसको 2-2 साल की लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये इनिशियल मेजरमेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये सब्सिक्वेंटली कॉस्ट इंकर की गई है। इसका क्या करना है वो मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया, तो इस पॉइंट को फॉर द टाइम भी हम इग्नोर कर देंगे। द फैक्ट्री प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years. The platform will need to be replaced during this period and is expected to have a nil residual value. The straight line method is considered to be the most appropriate for the plant. अब देखिए यहां अलग अलग लाइफ हैं। प्लांट की लाइफ 20 साल है, प्लेटफॉर्म की लाइफ 10 साल है, और जो नया इंजन लगाया है उसकी लाइफ 2 साल है। प्लांट की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, इंजन की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म की रेजिडुअल वैल्यू भी थी 50,000। पॉइंट नंबर 3 या 4 में लिखा था। आगे लिखता है द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 2 जून 2001 एंड वाज ब्रॉट इनटू यूज ऑन 1 जुलाई 2001। 2 जून पे प्लांट अवेलेबल फॉर यूज हो गया था, लेकिन हमने इसको एक्चुअली यूज किया 1 जुलाई पे। द प्लांट विल बी डिसमेंटल्ड आफ्टर 20 years at an expected future cost of 3 million and the appropriate discount rate is 10%.
हमें 20 साल के बाद, जब 20 साल पे इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो इसको डिसमेंटल भी करना पड़ेगा। इसकी डिसमेंटलिंग पे 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा और डिस्काउंट रेट कितना है? 10%। डे टू डे मेंटेनेंस कॉस्ट इज 20,000 per month was incurred on subcontracting company that provide full maintenance of the plant। फिर हमने हर महीने इसकी मेंटेनेंस करवाने के लिए एक मेंटेनेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ, जिसको हम हर महीने 20,000 रुपए पे कर रहे हैं। अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट में तो कुछ और है। आपने इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 2 जून 2001 पे। आपने इस सवाल में इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 2 जून 2001 के। आपको कोई 7-8 चीजें दी हुई, इसमें से कुछ कैपिटलाइज होगा, कुछ कैपिटलाइज नहीं होगा, तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट मालूम करके दे देते इसकी। या देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। सबसे पहले मैं इस प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं 2 जून 2001 पे। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि हमने रॉ मटेरियल 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर से, और 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया अपनी ही कंपनी के किसी इंटरनल डिवीजन से, और ये 2 लाख रुपए 25% मार्कअप के साथ है। अब मैं अपने आप को एक चीज महंगी बेच के महंगी रिकॉर्ड करूं, ये बड़ी बेतुकी सी चीज है कि भाई एक चीज में अपने आप को ही महंगी बेच के पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहा हूं, दूसरी तरफ एसेट ओवर स्टेट कर रहा हूं, तो हम इंटरनली जनरेटेड मार्कअप को कंसिडर नहीं करेंगे। तो सर हमारे पास जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, 4 लाख का रॉ मटेरियल तो खरीदा आपने एक्सटर्नल सप्लायर से, और 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है इंटरनली, इंटरनल डिवीजन से, इंक्लूसिव ऑफ 25% मार्कअप। तो इससे अगर मार्कअप हटाएं तो किस तरह से हटाएं? सर मार्कअप इज परसेंटेज ऑन कॉस्ट, मार्कअप इज परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कि मेरे पास कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ मार्कअप आ जाए? सर मल्टीप्लाई बाय 75 कर दो, डिवाइड बाय 75 कर दो और मल्टीप्लाई। सर ये मार्कअप मार्जिन की कहानी पता है मैं सर 125 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई किससे करें? 100 से। सही है या कुछ और होगा? सर 75 से मल्टीप्लाई बाय 100 से डिवाइड, ये करते हैं। यहां देखिए मैं समझा देता हूं। मार्कअप is percentage on cost, margin is percentage on sales। एक रूल जिंदगी भर याद रखना है आपने, जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उससे डिवाइड करो, जो मालूम करना है उससे मल्टीप्लाई करो। जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उससे डिवाइड करो, जो मालूम करना है उससे मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं कि मार्कअप है 30%, यानी कि ये 30% ऑफ कॉस्ट है, यानी कि ये 30% ऑफ कॉस्ट है। अब जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई हो रही हो ना उसको हमेशा 100 मानेंगे, जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई हो रही हो ना उसको हमेशा 100 मानेंगे। अगर तुम्हारे पास मार्कअप 30% गिवन है, यानी कि दिस इज परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो अगर मैं कॉस्ट को 100 मान लूं तो मार्कअप कितना है, प्रॉफिट कितना है? इसी 100 का 30% यानी कि 30, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 130। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्जिन 30% है, तो मार्जिन इज परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई हो उसको 100 मानना है, तो मैंने सेलिंग प्राइस को 100 मान लिया। अब अगर 100 की सेलिंग प्राइस है और इसी का 30% मार्जिन है, तो यानी कि मार्जिन कितना होगा? 30। अगर 100 की सेलिंग प्राइस है और 30 का मार्जिन है, तो फिर कॉस्ट कितनी होगी? 70। आपने पहले तो अपने ज़हन में एक इक्वेशन ड्रॉ करनी इस तरीके से। किस तरीके से? कि भाई जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई हो रहे हैं ना, दिस इज ऑलवेज 100। अगर मार्कअप है तो यानी कि 30% ऑफ कॉस्ट, तो मैंने 100 को कॉस्ट मान लिया, और 100 का 30% मार्कअप है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 130। और अगर मार्जिन है तो मार्जिन इज परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो मैंने 100 को सेल्स को 100 मान लिया, और 30% मार्कअप है तो कॉस्ट कितना होगा? 70।
अब आप कोई भी नंबर इस इक्वेशन में फिट करके सब कुछ मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं कि कॉस्ट है 12,000 और ये सिनेरियो है, मुझे इस पे प्रॉफिट मालूम करके दिखाएं, मुझे इसकी सेलिंग प्राइस मालूम करके दिखाएं। सर सिंपली 12,000 हमारी इक्वेशन में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट को, यानी कि 100 को। तो जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उसे डिवाइड करो। मालूम क्या करना है? प्रॉफिट। हमारी इक्वेशन में प्रॉफिट कितना है? 30। तो जो चीज मालूम करनी है उसे मल्टीप्लाई करो। $3,600। नहीं सर हमें प्रॉफिट नहीं निकालना, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो भी यही काम करना है। हमारे पास अवेलेबल क्या है? 12,000। इस इक्वेशन में 12,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। 100 से डिवाइड करो। मालूम क्या करना है? सेलिंग प्राइस। इस इक्वेशन में सेलिंग प्राइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 130। और अगर 15,600 माइनस 12,000 करोगे तो भी 3,600 का ही प्रॉफिट बन रहा होगा। तो अपनी मतलब अपने दो चीजें, नंबर वन जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई है उसको 100 मान के एक इक्वेशन बना लिया जहन में ही, फिर जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उससे डिवाइड करो, जो मालूम करना है उसको मल्टीप्लाई करो। मुझे इसमें कॉस्ट ना गिवन हो, मुझे कहे 30% मार्कअप है, मुझे कहे 30% मार्कअप है और प्रॉफिट है 3600, बस ये अवेलेबल हो, क्या मैं कॉस्ट और सेलिंग प्राइस मालूम कर सकता हूं? यस, मेरे पास 3600 का प्रॉफिट अवेलेबल है। दिस रिप्रेजेंट्स 30 इन अवर इक्वेशन। तो डिवाइड कर दें 30 से। क्या मालूम करना है? कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? 100, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो आपके पास देखिए 12,000 बन रहा है। सर मुझे सेलिंग प्राइस मालूम करनी हो, मुझे मार्कअप अवेलेबल हो 3600, तो 3600 अवेलेबल है, मार्कअप कितना है? 30। तो डिवाइड कर दें 30 से। मालूम क्या करना है? सेलिंग प्राइस। तो वो कितना है? 130। 130 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या ये 15,600 बन रहा है? तो जब भी तुम्हारे पास इन तीनों में से कोई एक भी अमाउंट गिवन है और तुम्हें परसेंटेज बता दी, तो पहले तो जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई है उसको 100 मान लिया और अपने जहन में एक इक्वेशन बना ली। फिर रूल 2, जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उसे डिवाइड करो, जो मालूम करना है उसे मल्टीप्लाई करो। क्या ये यहां भी काम करेगा? यस, यहां भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कह रहा हूं कि मार्जिन है 30%। अब मार्जिन इस परसेंटेज ऑन सेल्स, तो मैंने सेल्स को 100 मान लिया। इस 100 का 30% मार्जिन है, तो कॉस्ट अब 130 नहीं होगी, कॉस्ट 70 हो जाएगी, क्योंकि 100 की सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट भी है ना। तो कॉस्ट निकालने के लिए 100 माइनस 30, 70 की कॉस्ट। अब मैं तुमसे कहूं कि कॉस्ट है 12,000, जरा मुझे सेलिंग प्राइस मालूम कर दें। सिंपल सर, 12,000 कॉस्ट है, हमारी इक्वेशन में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 70 को। तो डिवाइड कर दें 70 से। क्या मालूम करना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो मल्टीप्लाई कर दें 100 से। 1714। मैं तुमसे कहूं सर प्रॉफिट मालूम करने क्या पॉसिबल है? यस सर, हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है 12,000, इक्वेशन में कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 70 को। तो 70 से डिवाइड किया। मालूम क्या करना है? मार्जिन। तो मार्जिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30। तो 30 से मल्टीप्लाई किया। 5142। और जरा चेक करें, अगर सेलिंग प्राइस में से ये मार्जिन माइनस करूं तो क्या 12,000 ही बन रहा है? पहले बात, जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई है उसको 100 मान लिया। दूसरी बात, जो चीज रिप्रेजेंट करे उससे डिवाइड करो, या मालूम करना उसे मल्टीप्लाई करना। क्या ये समझा पा रहा हूं आपको? की बात है, लाजमी कॉपी करने आता है, फिर भी कॉपी करना है आपने। अब अगर मुझे कहता है कि 2 लाख रुपए का बेचा 25% मार्कअप पे, तो मार्कअप इज परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो मैंने कॉस्ट को 100 मान लिया, और कॉस्ट अगर 100 है, मार्कअप 25 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 125। अब 2 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस को, तो 2 लाख को डिवाइड करेंगे किससे? 125 से। 2 लाख कॉस्ट नहीं है, 2 लाख उसकी सेलिंग प्राइस है, तो 2 लाख को डिवाइड करेंगे 125 से। और मालूम करनी है कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 25, 125 या 100? तो एक ने बताया था कि सर 100 से मल्टीप्लाई करके 125 से डिवाइड कर दें, वो बिल्कुल सही बताया। तो 4 लाख का रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा, 2 लाख का मटेरियल घर से खरीदा, तो इसकी देखो कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,60,000। 1,60,000 और 4 लाख,
सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये वाली जो तुम बात कर रहे हो ये कॉस्टिंग में की जाती है, जहाँ पे वो रेलेवेंट कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट वगैरह होता है कि अगर इसको मार्केट में बेच के कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, तो वो अमाउंट भी, लेकिन ये वाला काम अकाउंट्स में नहीं किया जाता। थोड़ी बहुत डिफरेंस है कॉस्टिंग और अकाउंट्स में, बेसिस की कि कॉस्टिंग में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देख रहे हो तो रेलेवेंट कॉस्ट देख रहे होते हो, लेकिन यहाँ हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट ही लेके चलते हैं। सर मार्कअप आपने इसमें से हटाया क्यों 2 लाख रुपए में से? यार अपने आप को मैं एक चीज बेच के एक हाथ में प्रॉफिट रिकॉर्ड करूं और दूसरे हाथ में कॉस्ट ऊंची रिकॉर्ड करूं, तो ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात है ना भाई। मैं एसी मार्केट से खरीद के लाऊं 1 लाख रुपए का और आईक्यू को बेच दूं 1.5 लाख रुपए का, और मैं कहूं कि यार मैंने 50,000 कमाए, तो मैंने आईक्यू में 50,000 का नुकसान भी तो किया है। तो मैंने मार्कअप एलिमिनेट कर दिया टू डिटरमाइन दी एक्चुअल कॉस्ट। क्या ये समझ आता है सबको? इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है लेबर। अब लेबर कॉस्ट कितनी है? सर 5 लाख तो लेबर को कैश दिया, लेबर को 5 लाख रुपए तो कैश दिया, लेकिन उनकी सैलरी जो थी ना वो टोटल थी 11 लाख, जिसमें से 5 लाख रुपए उनको कैश दिया था, जिसमें से 3 लाख रुपए उनकी सैलरी से रोककर प्रोविडेंट फंड में जमा कराए थे, जिसमें से 2 लाख रुपए उनकी सैलरी से रोककर, सॉरी 11 लाख नहीं 10 लाख, टोटल लेबर की सैलरी कितनी थी 10 लाख, जिसमें से 5 लाख रुपए उनको पे किया, 3 लाख रुपए उनकी सैलरी से रोककर प्रोविडेंट फंड के गले में जमा कराए, जिनकी 2 लाख रुपए उनकी सैलरी से रोककर एसबीआर को पे किए। तो लेबर की एक्चुअल सैलरी कितनी थी 10 लाख, और 3 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से भी प्रोविडेंट फंड में जमा कराए, तो मुझे टोटल लेबर कितने की पड़ गई 13 लाख। सर कोई चीज ना समझ आया तो मुझसे पूछनी है आप लोगों ने लाजमी। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि हमने एक स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाया। स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म हमने खुद नहीं बनाया, हमने किसी थर्ड पार्टी से आउटसोर्स करवा दिया। कितने का बना के दिया उसने प्लेटफॉर्म? सर 7.5 लाख। तो मैं कुछ स्टूडेंट को देख रहा था उसने 7.5 लाख माइनस 50,000 किया हुआ है। सर वो तो डेपोजिशन चार्ज करते वक्त माइनस करेंगे ना, कॉस्ट तो पूरा 7.5 लाख ही होगा। फिर पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि हमने सेफ्टी इंस्पेक्शन करवानी है हर 3 साल के बाद, और सेफ्टी इंस्पेक्शन जो हमने पहली बार करवाई उसमें कितना खर्चा आया 6 लाख। ये बता दूं? जी सर कॉपी कर लो मार्कअप वर्जन वाला, तो फिर मैं इसको कंप्लीट करता हूं। यहां सुनिएगा, सेफ्टी इंस्पेक्शन के 6 लाख रुपए कैपिटलाइज होंगे। उसके बाद हमने लॉन्च पार्टी पे खर्चा किया, सर ये कैपिटलाइज नहीं होगा। उसके बाद हमें 5वें पॉइंट में कह रहा है कि एक इंजन जो कि ओरिजिनली 1 लाख रुपए का था, यानी जब हमने रॉ मटेरियल लेबर वगैरह बनाया ना तो इसमें ये इंजन 1 लाख रुपए का था, 29 तारीख को वो खराब हो गया और उसकी जगह हमने एक नया इंजन लगाया। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, इसको कहा जाता है सब्सिक्वेंट कॉस्ट, क्योंकि जब हमने प्लांट ओरिजिनली बनाया था 2 जून 2001 पे तब ये खर्चा नहीं था, ये तो 7 महीने बाद 29 दिसंबर को खर्चा आया है। तो अभी मैं ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना बता रहा हूं, इस वजह से मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा। फिर कह रहा है इसकी 20 साल की लाइफ है, प्लेटफॉर्म 10 साल पे डेप्रिशिएट होगा, 0 रेजिडुअल वैल्यू है, स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करना है। फिर कह रहा है कि प्लांट अवेलेबल फॉर यूज था 2 जून पे, एक्चुअली यूज हुआ 1 जुलाई पे। डेप्रिसिएशन किस दिन स्टार्ट होगा? डेप्रिसिएशन किस दिन करेंगे? 2 जून से या 1 जुलाई से? सर डेप्रिसिएशन स्टार्ट होता है व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हेन इट इज एक्चुअली यूज। एक्चुअल में कब यूज करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन एक एसेट अवेलेबल फॉर यूज है वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है द प्लांट विल नीड टू बी डिसमेंटल्ड आफ्टर 20 years एट एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ 3 million एंड अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%। ये हमारी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। कब खर्च करेंगे? कब खर्च करेंगे? 20 साल बाद। कितना? 20 लाख। सर पूरी क्लास को समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है आप लोगों को? 20 लाख की डिसमेंटलिंग पे खर्चा करना है 20 साल के बाद। 20 साल की डिसमेंटलिंग पे खर्चा करना है 20 साल के बाद। तो हमने आज इस 20 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
डिसमेंटलिंग कॉस्ट सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20 लाख का खर्चा, सॉरी 30 लाख, 3 मिलियन डिवाइड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 20 या -20? -20 रखूंगा या 20 रखूंगा? 20 कितना? 4,45,931। और हमारे पास ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है सर, ये मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एसेट है, ये कैपिटलाइज नहीं होगी। यस, ये डे टू डे कॉस्ट में आएगी। तो हमारे पास कॉस्ट ऑन 2 जून 3655 9.8 931 कर देना इसको। सर अगर इसकी जनरल एंट्री बनाए, 2 जून X1 पे, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 3655 931, क्रेडिट क्या होगा? सर देखिएगा यहां से, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट होगा 4,45,931। इन्वेंट्री क्रेडिट होगी 1,40,000 की, क्योंकि 4 लाख की इन्वेंट्री तुमने बाहर से खरीदी है। ये 1,40 था ना, 1,60 था, 1,60 था सॉरी, और 1,60 की इन्वेंट्री तुमने अपनी इस्तेमाल की है, और बाकी जो कुछ रह गया वो कैश है। हमने टोटल प्लांट कैपिटलाइज किया 3.6 मिलियन पे, जिसमें से 4,45,000 का तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट था। ये खर्चा पे किया, ये खर्चा पे किया, ये खर्चा पे किया, इस 5,60,000 में से 4 लाख पे किए, 1,60 की तो अपनी इन्वेंट्री इस्तेमाल की है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट 1,60, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट 4,45,000, बाकी बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 3050,000। हाँ बोलो। क्योंकि तुम्हारे गोडाउन में कोई इन्वेंट्री रखी हुई थी जिसकी कॉस्ट 1,60,000 थी, तुमने उसी इन्वेंट्री को निकाल कर अपनी प्लांट में लगा दिया, तो तुम्हारी इन्वेंट्री कम हुई ना 1,60 से, दूसरी तरफ तुम्हारा प्लांट बन गया। कॉपी करें इसे, यहां सुनिएगा सर, 2 जून 2001 पे ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया था, यानी कि 31 दिसंबर तक मैं इसको डेप्रिशिएट भी कर सकता हूं। अब डेप्रिसिएशन के हवाले से मैंने FER1 में तो आपको कोई ज्यादा बात अभी तक नहीं बताई, लेकिन आप लोग मुझसे बेहतर ही बहुत सारी चीजें FER1 से पहले पढ़कर आए हो। 2 तरह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ओपनिंग कॉस्ट या ओपनिंग WDV मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। WDV मेथड में आप रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करते, मालूम है नहीं सबको? अगर लेट से मैं तुमसे कहता हूं कि एक AC मैंने परचेज किया, इसकी लाइफ है 3 साल, तो आप इसका डेप्रिसिएशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने एक एरोप्लेन परचेज किया जिसके इंजन की लाइफ है 10 साल, जिसके सीट्स के ऊपर जो लेदर के कवर्स है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी लाइफ है 3 साल, और जिसका जो एक्सटीरियर है उसकी लाइफ है 5 साल, क्या इस एरोप्लेन को किसी एक लाइफ पे डेप्रिशिएट करना लॉजिकल होगा? अगर मेरे पास एक सिंगल एसेट है इस तरह का और इसकी लाइफ 3 साल है, तो मैं इसको 3 साल पे इजीली डेप्रिशिएट कर सकता हूं। लेकिन अगर एक एसेट एक्चुअली ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं और उसकी लाइफ अलग अलग है, भाई मैं एक प्लेन खरीदता हूं, उसकी लाइफ 10 साल है, लेकिन हर 3 साल के बाद मुझे उसके सीट कवर चेंज करने पड़ेंगे, हर 5 साल के बाद उसके एक्सटीरियर पे जंग लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि अब इसके कंपोनेंट सेपरेटली डेप्रिशिएट होने चाहिए। तो यहां पर ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस एग्जांपल में भी ऐसा ही है, टोटल फैक्ट्री की लाइफ है 20 साल, लेकिन जो इसमें हमने प्लेटफॉर्म लगाया है इसकी लाइफ है 10 साल।
जो हमने सेफ्टी इंस्पेक्शन करवाई है इसकी लाइफ है 3 साल। हमारे पास ये जो प्लेटफॉर्म था इसकी लाइफ सवाल में गिवन है 10 इयर्स। इवन इसकी रेजर्व वैल्यू भी गिवन है 50,000। हमने जो इंस्पेक्शन करवाई है कितने साल तक वैलिड होगी? सिर्फ 3 साल तक। तो उसकी लाइफ कितनी है? 3 इयर्स। तो अब अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं 31 दिसंबर x1 तक, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? सर प्लेटफॉर्म को अलग डेप्रिशिएट करेंगे। 7.5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7/12। 7.5 लाख की प्लेटफॉर्म की कॉस्ट, 50,000 की रेजिडेंट वैल्यू, 10 साल की लाइफ और 2 जून से 31 दिसंबर तक 7 महीने जो भी बनता है, प्लस इंस्पेक्शन कितने की करवाई है? 6 लाख। इसकी लाइफ कितनी है? 3 साल मल्टीप्लाई बाय 7/12। जो इंस्पेक्शन करवाई उसकी लाइफ 3 साल 7 महीने का डेप्रिसिएशन, प्लस अब बाकी जो प्लान रह गया, बाकी कितना प्लान रह गया? सर 3655931 का टोटल प्लान रिकॉर्ड किया है, जिसमें से 6 लाख रुपए इंस्पेक्शन के हैं, 7.5 लाख रुपए प्लेटफॉर्म के हैं। तो अगर 3655931 से 6 लाख और 7.5 लाख माइनस करें, अगर 3.665591 से अगर मैं 6 लाख और 7.5 लाख माइनस करूं, कितना बच रहा है? 2305। ये नहीं, इसकी लाइफ कितनी है? सर इसकी लाइफ है 20 साल विद जीरो रेजिडेंट वैल्यू, और इसको कितना डेप्रिशिएट करना है? 7। तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। और अगर सब कुछ कैलकुलेटर में एक साथ कर रहे हो तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना, वरना आंसर में गड़बड़ हो जाती है। गलत लग रहा है तो 224756 किसी और के पास बन रहा है ये? यही है, देख लें। किसी और के पास बन रहा है ये नंबर? सही बनाया इन्होंने। अच्छा 2 जून को और कोई एंट्री बनेगी? अगर मैं जनरलाइज करूं सारे इवेंट्स को, तो एक तो प्लान कैपिटलाइज किया, एक एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ ना, जो पार्टी करवाई थी लाख रुपए की, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फिर 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हमने कैलकुलेट किया हुआ है 224756। कॉपी ना करें, अभी देखते रहें। 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन, और 31 दिसंबर पे क्या रिकॉर्ड होगा? मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट पीएनएल में एक्सपेंस आउट कैश क्रेडिट। कितना खर्चा है? सर इन्होंने सवाल के लास्ट बुलेट में बताया कि मेंटेनेंस हर महीने 20,000, तो 7 महीने की मेंटेनेंस है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 1,40,000। और कोई एंट्री बनेगी ईयर एंड पे? आपका ये प्रोविजन भी तो अनवाइंड होगा। एक्चुअल में तो 20 साल के बाद 30 लाख रुपए का खर्चा करना है। आज तुमने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे 4,45,000 रिकॉर्ड किया है, तो हर साल के आखिर में इस पे सूद भी तो रिकॉर्ड होना है। तो हमारे पास एक और एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट 4,45,931 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 7/12, 7 महीने का सूद। नहीं 7 महीने का है ना, 26012। अभी इस सवाल को मैंने कंप्लीटली सॉल्व करवाया है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन इग्नोर करवाई है, वो इंजन जो खराब हुआ है, क्योंकि मैंने अभी सब्सिक्वेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको बताया ही नहीं है। लेकिन क्या ये बातें समझ आ रही है हमें? ऐसा ना हो कि जल्दी जाने के चक्कर में हाँ में हाँ मिला रहे हो।
देखो, इन्वेंट्री में तुम अपने आप को एक चीज बेचकर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हो, दूसरी तरफ वही चीज प्लांट में महंगी रिकॉर्ड कर रहे हो। तो एक तरफ तुम्हारे पास प्रॉफिट आ रहा है, दूसरी तरफ महंगा रिकॉर्ड होने की वजह से डेप्रिसिएशन आएगा, तो तुम अपनी ही बुक्स में इनकम और एक्सपेंस और एसेट को एक तरह से ओवरस्टेट कर रहे हो। लेकिन ये प्रोविजन एक अलग चीज है। तुम्हें 20 साल के बाद 30 लाख का खर्चा करना है, जिसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में तुमने आज 4,45,000 रुपए रिकॉर्ड किया है, लेकिन अल्टीमेटली खर्चा कितने का करना है? 30 लाख का। तो वक्त के साथ साथ तुमने इस लायबिलिटी को बढ़ाना है, जिसको हम नाम देते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो मैं अपने पास सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं और एक गल्ला बनाता जा रहा हूं प्रोविजन के नाम पे, ताकि उस गल्ले में 30 लाख रुपए जमा हो जाए जब 20 साल पूरे हो जाए। तो इसके अगेंस्ट मेरे पास कोई इनकम थोड़ी आ रही है। सर यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू कर रहे होंगे। थैंक यू।